संदर्भ में कई विचारकों ने अपना अलग अलग मत दिया है या निदर्शन को परिभाषित करने का प्रयास किया, जिसमें डुडे एवं हार्ट ने संक्षिप्त में परिभाषा दी गई है। डुडे एवं हार्ट के अनुसार निदर्शन किसी विशाल समग्र का एक छोटा प्रतिनिधि है। सिंह पावेल ने कहा है, एक सांख्यिकी निदर्शन संपूर्ण समूह का प्रतिनिधि करता है। बोगार्डर्स ने कहा है, एक सांख्यिकी विश्लेषण संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे आपने उपरोक्त परिभाषाओं को ध्यान से सुना होगा। परिभाषा सभी परिभाषाओं में एक ही शब्द है कि विशाल समग्र या समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला तत्व ही सैंपलिंग होता है, अथवा समग्र में से एक इकाई अथवा प्रतिनिधि को ही हम सैंपलिंग कहते हैं। सैंपलिंग अथवा निदर्शन वास्तव में नित्य हमारे जीवन में भी या व्यवहारिक जीवन में भी परिलक्षित होता है। जैसे एक गृहिणी अथवा कोई भी जब चावल पकाती है तब उसमें से चावल का एक चावल को छूकर वो पता लगा लेती है कि चावल पक गया है अथवा नहीं। उसी से वो समझ जाती है एक चावल छूने से कि पूरा चावल पक गया है। इसी प्रकार से आप बाजार जाते हो, कहीं जाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, गेहूं खरीदते हैं या चावल खरीदते हैं, तो उसमें देखते हैं कि किसी एक चीज को छूकर समझ जाते हैं कि सभी सही होगा। बोरे में से लेना हो तो बोरे से थोड़ा सा हम उसका अंश ले लेते हैं और समझ जाते हैं ये सभी अच्छा है। उसी प्रकार से हम या कोई भी अनुसंधान करता हो समग्र में से छोटा सा अंश लेता है और जब पूरा अध्ययन कर लेता है तब उसके निष्कर्ष को सब पर मान लेता है। ये इसलिए होता है क्योंकि सामाजिक विज्ञान में हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और कार्य करने में कठिनाई उत्पन्न होती है, इसलिए निदर्शन का उपयोग हम करते हैं। निदर्शन का उपयोग करने के लिए भी विधियां हैं। पहले हम देखेंगे कि निदर्शन किस प्रकार से होना चाहिए, कौन कौन सी इसकी विशेषता होनी चाहिए। पहले हम देखेंगे निदर्शन या सैंपलिंग की विशेषता। पहला है समग्र का प्रतिनिधित्व। सैंपलिंग जब लेते हैं तो वो ऐसा होना चाहिए कि उससे सभी पूरे का वो प्रतिनिधित्व कर रहा हो। समग्र का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। दूसरा है समुचित आकार। जब निदर्शन लेते हैं तो ना वो छोटा होना चाहिए और न ही बड़ा। अपने अध्ययन के अनुरूप ही सैंपलिंग को लेना आवश्यक है। इसकी तीसरी विशेषता है अध्ययन के अनुरूप। हमारा जो अध्ययन विषय होता है उसके अनुरूप ही हमें सैंपलिंग लेने की आवश्यकता होती है। हम यदि विषय के अनुरूप नहीं लेंगे तो उसमें निष्कर्ष उपयुक्त या श्रेष्ठ नहीं निकल पाएगा। अगली इसकी विशेषता है निष्पक्षता। निष्पक्षता का अर्थ होता है अध्ययनकर्ता निर्व्यक्तिक होकर सैंपलिंग ले और जिस प्रकार सैंपलिंग आता है या निदर्शन लेता है तो वो उसी के अनुरूप कार्य करे, निष्पक्ष रूप से कार्य करे। अगला हम इसकी अगली विशेषता देखते हैं सजातीयता। सजातीयता का मतलब जहाँ से सैंपलिंग लेते हैं उसमें
ज्यादा विषमता वगैरह न हो। तर्क पर आधारित होनी चाहिए। यदि हम अनुसंधान कर रहे हैं, स्वयं में भी बौद्धिक ज्ञान होनी चाहिए, तर्क करने की क्षमता होनी चाहिए, क्या सही है क्या नहीं, या इसको लेने से उचित होगा या अनुचित होगा, और हम स्वयं ही तर्क लगाकर उसमें ले सकते हैं। ये विशेषता किसी भी निदर्शन में होनी चाहिए। उसके उपरांत है एक विशेषता अनुभव आधारित। कोई भी सैंपलिंग होता है अनुभव के आधार पर होता है। जैसे हमने कहा कि एक सिंपल सी बात, गृहिणी लोग चावल छूते हैं तो वो भी एक अनुभव ही है। उसी प्रकार हमारे जीवन में कई प्रकार की चीजें घटित होती रहती है और उसे हम तर्क सम्मत लेकर उसी प्रकार से ही अनुभव पर आधारित हमें सैंपलिंग या निदर्शन लेना चाहिए, ताकि हम उसके आधार पर अध्ययन को अच्छी तरीके से विशाल रूप में उसका सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन कर सके। इसके पश्चात हम देखते हैं कि किस प्रकार से सैंपलिंग करनी चाहिए या निदर्शन लेने के कौन कौन से चरण होनी चाहिए, किस प्रकार से शुरुआत करें कि हमारा जो निदर्शन हो वो उचित हो। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट ये करते हैं कि समग्र का निर्धारण हम पहले कर लें। हमें वास्तव में किस चीज का अध्ययन करना है, हमारा समग्र कौन सा होगा, कहाँ होगा, या किस एरिया होगा या व्यक्ति होगा या विषय जो भी है, उसका हमें पहले निर्धारण कर लेना चाहिए। दूसरी चीज है इकाई निर्धारण। जब हम समग्र का निर्धारण कर लेते हैं तब निदर्शन के लिए भी इकाई का भी चयन कर लेनी चाहिए। हमें कितना इकाई लेनी है और क्या वो उपयुक्त है अथवा नहीं है, सजातीयता है अथवा नहीं है, अध्ययन के अनुरूप है या नहीं, ये अच्छी तरीके से देखकर हम कर लेंगे। उसके पश्चात स्रोत सूची। जब निदर्शन का चुनाव करते हैं हम, तब स्रोत सूची भी आवश्यक है, क्योंकि विषय का क्षेत्र विशाल होता है। उन समग्र में से हमें इकाई के रूप में लेना रहेगा। तो उसके लिए सूची कहाँ से मिलेगी? सूची जहाँ जिस आपका जैसा विषय है उसके अनुरूप सूची मिल सकती है। जैसे आपको नगर से लेना है अथवा ग्रामों का लेना है अथवा राज्य का लेना है, तो उस संबंध में सूची मिल सकता है, चाहे वो जनसंख्या का हो, आय व्यय का हो, किसी कामकाजी महिलाओं का हो या किसी का भी हो, तो आपको सूचियां मिल सकती है। जिला स्तर पर भी सांख्यिकी विभाग में मिलेगा या राज्य स्तर पर, जहाँ से भी आप सूची लें वहाँ से सूची मिल जाएगा। पूरे संपूर्ण जनसंख्या का भारत का कहीं का भी ले आपको सूची वहाँ से मिल सकता है। तो हम पहले सूची ले आए। उसके पश्चात निदर्शन का आकार, हमारा विषय कैसा है, तो उसी हिसाब से निदर्शन का भी हम चुनाव कर लेंगे। आकार हमारे विषय वस्तु या हमारी क्षमता के अनुरूप, वो न छोटा हो न बड़ा हो, हम आकार उसी हिसाब से तय कर सकते हैं। तत्पश्चात निदर्शन का पद्धति का चुनाव। निदर्शन निकालने की भी आजकल बहुत सारी पद्धतियां हैं। उसमें से हम ये तय कर लेंगे कि हमारे विषय के अनुरूप कौन सा पद्धति उपयुक्त होगा, और उस पद्धति को हम पहले से ही मन में सोच लेंगे अथवा लिख कर रख लेंगे कि हमें इस पद्धति से निदर्शन का चयन करना है। इसके पश्चात आता है निदर्शन का गुण दोष। जब हम निदर्शन के गुण अथवा लाभ, इससे क्या होता है, निदर्शन यदि हम ले लेते हैं अनुसंधान के लिए या शोध के लिए, तो उससे हमें लाभ क्या क्या हो सकता है या इसमें कौन कौन से गुण है। तो पहली बात तो है समय का बचत। चूंकि समग्र का एक अंश ही लेते हैं, निदर्शन वह होता है जो समग्र का एक अंश है, वो बहुत छोटा है, उसका दायरा छोटा होता है। तो इसलिए हमें सबका
करना नहीं होता है और छोटे से निदर्शन में काम बन जाता है। इसलिए कम समय में भी हम अपने कार्य को संपन्न कर लेते हैं। इसी प्रकार से धन का बचत कम पैसे में, कम खर्च में अच्छे से अच्छे अनुसंधान हम कर सकते हैं, क्योंकि सैंपलिंग ये कहता है कि जितना हम अध्ययन करेंगे सूक्ष्म अध्ययन, उससे हम संपूर्ण को मान लेते हैं। इसका मतलब इसमें धन की भी बचत होती है, धन कम खर्च होता है, कम लागत में भी हम जो निकालना चाहते हैं उसकी प्राप्ति हो जाती है। तीसरा है, इससे सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन होता है। चूंकि सैंपल जो होता है या निदर्शन होता है छोटा होता है, इसलिए हम छोटी सी छोटी चीजों का अध्ययन कर सकते हैं। हम उसे काम चलाओ भी नहीं कर सकते, और चूंकि अच्छी तरीके से करेंगे, उसके अंदर से अंदर जाएंगे। ये नहीं कि मोटे मोटे चीज या स्त्री पुरुष का करना है तो स्त्री पुरुष में भी हम उम्र का भी कर सकते हैं, कहीं लेते हैं सैंपल तो उम्र का कर सकते हैं, शिक्षा का कर सकते हैं, उसके आय का भी कर सकते हैं, और उसके व्यक्तिगत यदि बताना चाहें उसका भी पूछ सकते हैं। कई चीजों का अध्ययन हम कर सकते हैं और हमारा निष्कर्ष अच्छा हो सकता है। उसी प्रकार से इसमें निष्कर्षों में यथार्थता, चूंकि दायरा सैंपल से कम चीजों का हम अध्ययन करते हैं, छोटे चीजों का अध्ययन करते हैं, इसलिए निष्कर्ष भी सही निकलता है। एक और फायदा होता है प्रशासनिक उपयुक्तता। कहीं पर भी प्रशासन को काम करना होता है तो सैंपल के आधार पर शीघ्रता पूर्वक कर सकते हैं और उसको सभी तक पहुंचा प्रचार भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अभी हमारे देश में कोरोना का प्रकरण चल रहा है, इसकी स्थितियां किस प्रकार से देश में है, कहाँ श्रमिकों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है या कितना इसका फैलाव है, इससे हम क्या कर सकते हैं उसका अंदाजा कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ में ये देखते हैं, यहाँ पर ग्रीन जोन में बांट दिया गया, 25 जिला यहाँ पर आ गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 25 जिला में पूरे जगह पर कोरोना की जांच पड़ताल की गई है। सैंपल लिया गया कि यहाँ पर नहीं है और उसी को घोषित किया गया। इसलिए प्रशासन को जनता के समक्ष भी अपना बताने में, अपने कार्य में निपुणता पूर्वक दर्शाने में भी यहाँ पर उपयुक्त हो गया है। और इसी प्रकार लोचशीलता होता है। कभी कभी ये होता है लोचशीलता अथवा नमनीयता, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे लिए हम जो कर रहे हैं अनुसंधान उसमें कुछ रुकावटें पैदा कर रही है या कुछ हो रहा है, तब हम उसमें कुछ परिवर्तन भी कर सकते हैं। यदि हमारा सैंपल या निदर्शन ज्यादा है उसको कम कर सकते हैं, या हमें लग रहा है कि कम है तो उसे ज्यादा भी कर सकते हैं। तो ये तो हुआ गुण। इसी प्रकार निदर्शन के कुछ दोष भी हैं, जैसे प्रतिनिधि निदर्शन में कठिनाई, पक्षपात हो सकता है, सार्वभौमिकता का अभाव हो सकता है। पक्षपात का मतलब कभी कभी अनुसंधान करता अपने हिसाब से भी कर लेता है और जो प्रविधि होती है उसको करने का उसे अनदेखा कर लेता है, तो वो होता है, कठिनाई होती है। या सार्वभौमिक का मतलब होता है हमने जो कार्य किया, हमने जो अनुसंधान किए हैं या शोध किए हैं सैंपलिंग के माध्यम से, तो आवश्यक नहीं है कि उसे सब मान ले। सार्वभौमिकता का मतलब वही है कि सब माने। हमारा साइंस का तो विषय नहीं है, उसमें सार्वभौमिकता अधिक होती है, परंतु हम सैंपलिंग के द्वारा भी अच्छी विधि द्वारा हम ईमानदारी पूर्वक अपनी बुद्धिमत्ता से अच्छा से अध्ययन करेंगे तो इसमें भी जो निष्कर्ष निकलती हैं वो सार्वभौमिक हो सकती है।
परंतु जब दोष की बात होती है कि इसमें सार्वभौमिकता नहीं होती है, तो वास्तव में जो भी होता है विज्ञान के छात्रों को तो सार्वभौमिकता लगता ही नहीं है, पर ये इसके दोष है। अब हम देखेंगे अगला निदर्शन के प्रकार। निदर्शन के अब हम निदर्शन के प्रकार के बारे में देखेंगे कि कितने प्रकार होते हैं और क्या है। निदर्शन के प्रकार में निदर्शन में के 5 प्रकार हैं। पहला दैव निदर्शन, दूसरा उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, तीसरा स्तरित निदर्शन, चौथा बहुस्तरीय निदर्शन, पांचवा कोटा निदर्शन, छठवां स्वयं चयनित निदर्शन। मैं इनके बारे में संक्षिप्त में बताना चाहूंगी। दैव निदर्शन किसे कहते हैं? जैसे दैव अथवा संयोगवश या संभावना हो सकता है। दैव निदर्शन में उसको समझने के लिए, जैसे हम किसी चीज को किसी को बताना चाहते हैं तो उसमें 3-4 बातें या अपने उंगली को ही दिखाकर कर सकती हैं, इन तीनों में से बताओ कौन सा चाहिए, और वो कोई भी उठा लेगा। तो इसी प्रकार का दैव निदर्शन एक संभावना होती है या संयोगवश जिसका चयन हो जाता है। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, इसके बारे में हम दैव निदर्शन के बारे में बाद में डिटेल पढ़ेंगे। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन वे होती हैं जिसमें अध्ययनकर्ता समग्र में से कुछ इकाइयों को लेकर जिस उद्देश्य से वो अनुसंधान करना चाहता हो, उसमें प्रथम स्थान उद्देश्य का ही होता है। किस उद्देश्य को लेकर वो कर रहा है उसे हम उद्देश्यपूर्ण निदर्शन कहते हैं। मान लो उदाहरण के तौर पर हमारा है मतदान व्यवहार का करने का है, तो हम उसी को लेकर करेंगे और उससे चाहे जो भी प्रणाली हम ले सकते हैं। इस तरीके का मतलब होता है कि जहाँ हम निदर्शन लेते हैं वो इस तरह में होना चाहिए, उसे अलग अलग भागों में लेकर हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण बताना चाहूंगी कि हमें एक गांव में कृषकों की समस्याओं पर अध्ययन करना है, तो उसे इस निदर्शन से हम कैसे करेंगे, कैसे निदर्शन लेंगे और किस प्रकार ये स्तरित होगा। तो इसमें एक गांव में 1000 किसान हैं। 1000 किसान में से उसमें से हम उसको 4 स्तरों में बांट लिए, जैसे सीमांत कृषक, लघु कृषक, मध्यम कृषक और धनाढ्य। ये उनका स्तर हो गया। अब इन चारों में उसमें 1000 लोग हैं, तो सीमांत कृषकों की संख्या अधिक 580 है मान लो, और इसी प्रकार दूसरे जो कृषक है वो 230 और तीसरे प्रकार मध्यम है 160 और धनाढ्य में 30। इस तरीके से 1000 कृषक हो गए। इन चारों स्तरों में हमें सैंपलिंग लेनी हो तो 10:1 में ले सकती है। तो सभी स्तरों से चाहे सीमांत से, यदि हम सीमांत से 10:1 लेते हैं तो उसमें हमें हो जाएगा इसमें 100 कृषकों को हम सैंपल में ले लेते हैं। तो इस प्रकार स्तरीय सैंपल में स्तर दिखता है और उनकी समस्याओं का हम बृहद अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार जो बहुस्तरीय सैंपलिंग होता है या निदर्शन होता है, बहुस्तरीय, उसमें जब हमें बहुत बड़े एरिया का अनुसंधान
अनुसंधान करना हो तब उसे बहुस्तरीय सैंपल के द्वारा ले सकते हैं। जैसे भारत में छात्रों की समस्या पर ले सकते हैं, क्योंकि सभी तरफ भारत में छात्र मिलेंगे तो उसको किस प्रकार के सैंपल लेंगे, तो उसके लिए अलग अलग एरिया में लेना पड़ेगा। राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर और स्थानीय स्तर पर अलग अलग लेंगे और सभी जगह से लेंगे। प्रत्येक राज्य से पूरे का लेंगे, पूरे देश में जितने राज्य हो और उन राज्यों से जिला, तहसील और स्थानीय स्तर पर छात्रों को ले सकते हैं। तो ये बहुस्तरीय हो जाएगा। कोटा निदर्शन जो होता है, कोटा निदर्शन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन और स्तरीय निदर्शन दोनों का मिला जुला रूप कोटा निदर्शन में आता है। इस निदर्शन में अनुसंधान करता अपने हिसाब से दोनों से को लेता है, परंतु अपने हिसाब से जब उसे लगता है कि उसे दोनों के तुलना करेंगे तो ज्यादा कहाँ से वैल्यू निकल रहा है, मूल्य कहाँ से अधिक हो रहा है, तो उस हिसाब से उसे कम या ज्यादा ले सकता है। स्वयं चयनित निदर्शन जो होता है उसमें अनुसंधान करता अपने हिसाब से किसी के विचार जानना हो या और कोई चीज जानना हो तो उसे दूरदर्शन, चलचित्र या रेडियो के माध्यम से विचार जान सकता है और दूसरे माध्यम से भी विचार अपनी इच्छा अनुसार जान सकता है। ये उतना वैज्ञानिक नहीं होता है स्वयंचालित, उसमें पक्षपात की ज्यादा संभावना हो जाती है। जैसे मैंने कहा दैव निदर्शन, ये बड़ा महत्वपूर्ण निदर्शन है। जब हम निदर्शन निकालते हैं, लेते हैं, तो दैव संयोगवश उसमें किसी प्रकार का अनुसंधान करता कि उसमें अपने स्वयं पक्षपात नहीं कर सकता है, वो पद्धति के अनुसार जैसा होता है वैसा ही होता है संयोगवश। तो इसमें दैव निदर्शन 5 प्रकार से कर सकते हैं: लॉटरी प्रणाली, कार्ड प्रणाली, क्रमांक सूची प्रणाली, टिबेट प्रणाली और ग्रिड प्रणाली। ये क्या होते हैं? जैसे लॉटरी प्रणाली है, लॉटरी का प्रणाली कैसे निकालते हैं? बहुत सरल विधि है। इसमें समग्र हम जितना इकाई हमारे उसमें हम निश्चित किए हैं उन सब का नाम अथवा नंबर एक कागज में लिखकर उसे मोड़कर कोई एक बड़े बर्तन में डाल देंगे और अपनी आंख बंद करके चाहे जितने इकाइयों का चयन करना है उतने को हम अलग छांट लेंगे और वही हमारा निदर्शन होगा। हम उन्हीं से जो हम चाहते हैं उन्हीं से लेंगे। तो ये संयोगवश लॉटरी सिस्टम है। लॉटरी प्रणाली की भांति ही कार्ड प्रणाली होता है। कार्ड प्रणाली का मतलब ये कागज न होकर समान आकार के और समान रंग की जितनी हमारी समग्रता है, समग्र इकाई है, उसने ही कार्ड बनाएंगे और एक बड़े डिब्बे में उसे रखेंगे। उसके पश्चात उसको हिला देंगे अच्छी तरीके से। इसमें आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं है और एक उस डिब्बे के अंदर से एक एक निकाल कर रखते जाएंगे और हमारी आवश्यकता अनुसार या अनुसंधान करता अपनी आवश्यकता अनुसार जितनी का सैंपल उन्होंने तय किया है, इकाई का चयन किया है, उतना कार्ड वो बाहर निकाल सकता है। उसमें भी नंबर होते हैं या नाम होते हैं, इसीलिए कोई परेशानी नहीं होती है। वो संयोगवश जिसका भी हाथ में आया वो रहता है। तो ये कार्ड प्रणाली और लॉटरी प्रणाली दोनों प्रायः एक ही है। क्रमांक सूची प्रणाली ये भी इसमें भी अध्ययन करता पूरे जो समग्र है उसमें पूरे में कोई नाम अथवा नंबर उसमें अंकित करता है। नंबर अंकित करने के बाद वो तय कर लेता है कि मुझे कितने नंबर के बाद का चयन करना है। तो पहले से तय रहता है। मान लो बहुत बड़ी इकाई है, 200 इकाई
छांटना है तो उसके लिए 2000 तक का उनके पास सूची होगी और उसमें से उसे यदि 10-10 के बाद एक लेना होगा तो पहले वो 10 लेगा, 10 के बाद 20 आ जाएगा, 20 के बाद 30, इस प्रकार से 200 संख्या तक आ जाएगा और वही उसका सैंपल अथवा निदर्शन होगा, उन्हीं से वो अध्ययन करेगा। इसी प्रकार एक प्रणाली है टिपेट प्रणाली। इसको टिपेट प्रणाली को कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो बहुत इजी है। टिपेट प्रणाली ये टिपेट नामक प्राध्यापक द्वारा इजाद किया हुआ प्रणाली है। इसमें टिपेट प्रणाली में टिपेट महोदय ने बेतरतीब 4 नंबरों वाला अंक, जैसे ये 4 नंबर मैंने डाला है ना, इसी प्रकार से 4 नंबरों वाला बहुत सारी 10,400 नंबर की एक किताब बना डाली है और उसमें से जो अध्ययन करता होता है वो उसमें से एक पेज निकालता है, उसको जितना मान लो 100 उसको चाहिए, 100 उसका पूरी 100 इकाई पूरी है, 100 में से उसको 25 का सैंपल या निदर्शन निकालना है। तो उसमें से 100 ये 4 अंक जो मैंने यहाँ पर डाला है, जैसे 29 12 66 41 97 92 79 79 61 46 92 24 13 96 53 36 ऐसे ही सब अंक होंगे। अब उसमें अध्ययनकर्ता को ये ध्यान देना पड़ेगा, इन 4 अंकों से 2 में 2 अंक को वो लेगा। जैसे यहाँ पर 29 12 है, उसमें 29 को लेगा, इसमें से 66 लेगा, यहाँ 97 लेगा, यहाँ पर 89 79 लेगा, 61 लेगा, 92 13 53 27 35 10 14। तो उसके बाद जो संख्या होंगे उसमें से यही संख्या उसका निदर्शन होगा। इसमें एक बात ध्यान देने योग्य होती है, जैसे 2 संख्या लेना है, 100 से नीचे तक है, 1 से 99 तक, तो वो 2 अंक लेगा। मान लो 3 अंक लेगा, उसका ज्यादा समग्र ज्यादा है, वो 3 अंक को लेना चाहता है तो इसमें से 3 अंक को लेगा। यहाँ पर जैसे 29 ली पहले में तो 291 अंक वाला होगा उसके पास समग्र में से, वही उसका निदर्शन होगा। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो ये इसमें किसी प्रकार की पक्षपात नहीं होता इस प्रणाली में और सरल प्रणाली भी होता है, इसलिए ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छी प्रणाली मानी जाती है। एक ग्रिड प्रणाली है। ग्रिड प्रणाली क्या होती है, जैसे बहुत बड़े एरिया से हमें अध्ययन करना है, बहुत बड़े एरिया में से और निदर्शन लेना हो तो ग्रिड प्रणाली के द्वारा किया जाता है। इसमें एक पारदर्शी पेपर हो या सामान हो उसकी उपयोग करना पड़ता है। इसमें क्या करते हैं, जैसे उदाहरण पहले हम ले लेते हैं कि ग्रिड प्रणाली कहाँ होगा, भौगोलिक एरिया, जैसे भारत का कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का कर रहे हैं, या हम छत्तीसगढ़ में ट्राइबल्स एरिया का करना चाहते हैं और उसमें से जितने गांव हैं उनके पिछड़ेपन का कारण, आदिवासियों के क्या कारण है ये जानना चाहें, सरकार उन्हें क्या सुविधाएं दे रही है ये जानने चाहते हैं, हमारा उद्देश्य है। तो हमें यदि वहाँ का अध्ययन करना होगा तो छत्तीसगढ़ के मानचित्र से हम जो पारदर्शी जो पेपर होते हैं, हम लोग इसी प्रकार करते थे जब पढ़ते थे, तब पारदर्शी के कागज जिसमें अंदर भी पूरा दिखाई देता तो थोड़ा सा उसमें लगा देते थे कोई चीज, फिर वो पारदर्शी दिखाई देता है। तो पहले इसके लिए क्या करते हैं कि छत्तीसगढ़ के ट्राइबल क्षेत्रों में से देखेंगे कि कौन कौन से जिला आ रहा है और उन समस्त जिलों से हमें 50 गांव लेना है। तो उसमें से हम समान दूरी पर उन एरिया में पहले
चिन्ह लगा देंगे, निशान लगा देंगे और उसको उस नक्शे के ऊपर रख देंगे। रखने के बाद उसमें से दिखाई देगा कि कौन कौन से गांव कौन से जिले से आ रहा है, और हम जब अध्ययन करने जाएंगे तब हम उसी गांव को, चूंकि हम उसी का निदर्शन है हमारा, तो उसी गांव का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार दैव निदर्शन में जो 5 प्रणालियां हैं वो अध्ययन करता के लिए सुविधा अनुसार भी है, सरल भी है और अच्छा अध्ययन कर सकता है, वैज्ञानिक तरीके से उसमें रिजल्ट भी आ सकता है। तो इस प्रकार से निदर्शन के माध्यम से हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। जो सैंपल लेते हैं उसके वो पूरे क्षेत्र के लिए मान सकते हैं, परंतु ये तभी उपयोगी होगा जब अध्ययनकर्ता अपने सूझबूझ से पूरी ईमानदारी से करेगा, तब निसंदेह निदर्शन प्रणाली अनुसंधान के लिए उपयोगी